फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक और प्रोग्राम हम देखते हैं। ये प्रोग्राम जनरली हम यूज कर रहे हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए। मतलब समझिए कि कोई भी दो नंबर आपको इनपुट लेना है और उस दो नंबर को ऐड करके उसका जो भी रिजल्ट हो उसको डिस्प्ले कराना है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में दोनों काम होगा, इनपुट आउटपुट दोनों का काम होगा। इसके प्रोग्राम पिछले वाले प्रोग्राम में केवल प्रिंट का आउटपुट का काम था, इनपुट का काम नहीं था। तो चलिए यहां से हम देखते हैं कौन कौन सी लाइन है। सबसे पहले हम देखते हैं कमेंट लाइन। कमेंट लाइन जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कमेंट लाइन हो सकता है स्ट्रक्चर के, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो एक ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मुझे मोर देन वन लाइन कमेंट यूज करना होता तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार मल्टी लाइन, जितना भी लाइन हम कमेंट लिखना चाहें वो लिख के स्टार और फॉरवर्ड स्लैश हम क्लोज करेंगे तो उस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शनल लाइन है, रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं। आते हैं हम अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज हुआ। अब हम यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैश लगा हुआ है, हैश जहां भी लगा है सिंपली कहने का मतलब आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी वो है। दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी रखे, हैश इंक्लूड, यहां पे इंक्लूड कर रहा है क्या stdio.h, जैसा कभी पिछले प्रोग्राम में बताया stdio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेना है, प्रोग्राम से आउटपुट कैसे देना है, ये दोनों प्रोसेस डिफाइन कहां है, stdio.h के अंदर डिफाइंड है। जो जैसे ही सॉफ्टवेयर आप सिस्टम पे डालते हैं ये वहां पे आ जाता है और हम प्रोग्राम में जैसे इस लाइन को लिखेंगे वो फाइल में वो उस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेता है। मतलब इसको इंक्लूड करने के बाद अब आपका प्रोग्राम जो बनेगा वो कुछ इनपुट ले सकता है, आउटपुट दे सकता है। सेकेंड लाइन है हैश इंक्लूड conio.h। एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि इस सी प्रोग्राम आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर मैटर करता है। अगर हम स्मॉल में कुछ लिख रहे हैं और वही चीज हम कैपिटल में लिख लें तो दोनों डिफरेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि हम अगर स्मॉल में ए लिख रहे हैं और कैपिटल में ए लिख रहे हैं तो दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट हैं। इन जनरल सी प्रोग्राम में मैक्सिमम आपका स्मॉल लेटर में ही हम यूज करते हैं। इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल नहीं है यहाँ पे कोई, जैसा कि स्ट्रक्चर में कह रहा था ग्लोबल वेरिएबल होगा तो हम लिख सकते हैं, कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, मैंने नहीं यूज किया। वायर्ड मेन, इसके बाद आपका मेन मेथड है। जो वायर्ड मेन है, वायर्ड मीन्स आपका रिटर्न टाइप है, वायर्ड मीन्स होता है नल। इसको फर्दर डिटेल में हम अभी नहीं कवर कर रहे हैं, बाद में कवर कर आगे प्रोग्राम में कवर करेंगे। यहाँ पे वायर्ड की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी 2-3 लेक्चर में आप वायर्ड लेके चलिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे सारी चीजें हम एक साथ अगर यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए। देन मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन कॉल किया। मेन फंक्शन मतलब इस मेन के बाद आपका एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस और लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेस होगा। इसी के अंदर पूरी सी प्रोग्रामिंग आपकी होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले आपका क्या आएगा, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब अब देखिए यहाँ पे जो लाइन बना, यही लाइन बना वेरिएबल का। ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इंटीजर, यहाँ पे आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर जनरली क्या है आपका डेटा टाइप। ये क्या है आपका डेटा टाइप, जो यहाँ पे मैंने बताया था ना डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो इंटीजर आपका डेटा टाइप है और इसके बाद ए बी सम, ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों आपके वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल डेटा टाइप मीनिंग क्या है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल हम यूज क्या क्यों करते हैं, जैसे कुछ हम इनपुट देंगे या हम आउटपुट लेंगे तो जब इनपुट देंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम में स्टोर तो होगा किसी जगह। तो जिस लोकेशन पे स्टोर होगा वहां पे हम उस एड्रेस उसको हम एक वेरिएबल नाम दे देते हैं कि इस वेरिएबल के पास स्टोर होगा और वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम समझते होंगे कि सारी चीज आपका जो मेमोरी होता है, मेमोरी एड्रेस में डिवाइड होता है। तो हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप यहाँ पे है यही इसका बिहेवियर चेक रखता है कि जो यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे ए बी सम, एक किस टाइप का वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या क्या ऑपरेशन इस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो वेरिएबल कितना मेमोरी लेगा और उस वेरिएबल पे किस टाइप की कैलकुलेशन पॉसिबल है, ये सारा चीज बताता है आपका डेटा टाइप। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है तो इंटीजर कहने का मतलब अगर इंटीजर वेरिएबल लेते हैं हम, यहाँ पे डेटा टाइप लेते हैं तो इंटीजर के साथ जो भी वेरिएबल नेम हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे केवल पॉजिटिव और निगेटिव नंबर स्टोर कर सकता है। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे 100, 200, 500, 1000
1000 या -500 -400 -300 ऐसे कोई वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दशमलव वाला नंबर हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। इसकी रेंज भी होती है, कितनी रेंज ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इस डेटा टाइप की बात करेंगे, या इसके अलावा और भी जितने डेटा टाइप्स होते हैं उनकी बात करेंगे। देन उनकी रेंज के बारे में बात करेंगे कि कितने रेंज तक कौन सा डेटा टाइप अलाउ करता है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी फिलहाल समझिएगा कि कुछ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हम इसके पास स्टोर करा सकते हैं या वहां पे कोई नंबर स्टोर रख सकते हैं। इसके बाद आपका लाइन आया CLR SCR। अब CLR SCR का मीनिंग क्या है? इसके पहले लाइन पे आइएगा, यहां पे मैंने यूज किया था हैश इंक्लूड conio.h। conio.h मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट मींस कि जो आपका जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है वो किस पे काम कर रहा है? इनपुट लेना आउटपुट देना। कंसोल का मतलब है डिस्प्ले से मैटर कर रहा है कि आपका जो डिस्प्ले कर रहा है वो किस तरीके का डिस्प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। उसके अंदर कुछ चीजें डिफाइन होती है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो प्रिंटफ फाइल लाइन मैंने लिखा था, प्रिंटफ फाइल लाइन किससे रिलेट करती थी? Studio.h से। ऐसे कोई लाइन प्रोग्राम में होगा जो conio.h से रिलेट करती है। तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे लाइन आई क्लियर CLR SCR। CLR SCR करने का मतलब है क्लियर द स्क्रीन। जब हम आउटपुट वाला विंडो बनेगा, आपका जो आउटपुट जहां पे दिखेगा, जो विंडो बनेगा वो क्लियर करेगा, मींस पुराने रिजल्ट को क्लियर करके केवल नए रिजल्ट पे काम करेगा वो। तो CLR SCR डिफाइन कहां होता है? conio.h में। मतलब अगर conio.h प्रोग्राम में नहीं लगा है तो CLR SCR काम नहीं करेगा। तो CLR SCR काम तभी करेगा जब conio.h लगा होगा। काम क्या है इसका? क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करना। नेक्स्ट है आपका लाइन printf इंटर टू नंबर। अब ध्यान दीजिए printf फाइल लाइन आ गया। ये printf फाइल लाइन कहां डिफाइन होगी? printf मतलब आउटपुट से है। आउटपुट की लाइन कहां डिफाइन होगी? Studio.h में। मतलब कैसे प्रिंट करना है वो डिफाइन है वहां पे। प्रिंट क्या करेगा? इंटर टू नंबर। हम एक विंडो बना लेते हैं, आउटपुट स्क्रीन भी। आउटपुट स्क्रीन कैसे दिखेगी आपको? सपोज कीजिए आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है। इस कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला आउटपुट लाइन अभी तक आपको क्या मिला? यही वाला आउटपुट लाइन मिला। इस आउटपुट लाइन पे क्या आ रहा है? इंटर टू नंबर। तो स्क्रीन पे आपका लिख के आएगा इंटर टू नंबर। ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन है स्कैनफ, SCANF। स्कैनफ का मतलब होता है इनपुट लेना, इनपुट लेने के लिए। अब इनपुट वाली लाइन है तो ये भी कहां डिफाइन होगी? ये भी डिफाइन होगी आपकी Studio.h से, क्योंकि इनपुट का भी काम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के ही थ्रू हो रहा है। यहां पे हमने यूज किया इसके अंदर डबल कोटेशन में %d जनरली आपका स्पेसिफाई करता है इस इंटीजर को। अब ध्यान दीजिए जब हम यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर यूज करेंगे तो हम यहाँ पे %d यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम अलग अलग चीज के लिए अलग अलग यूज करते हैं। इसका भी डिटेलिंग हम आगे देखेंगे। आगे के लेक्चर में हम इसको डिटेलिंग देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या और लिख सकते हैं और कैसे कैसे लिख सकते हैं। अभी फिलहाल समझिए कि इंटीजर के केस में हम यहाँ पे %d और %d लिखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट कितना लेना है आपको? 2 नंबर इनपुट लेना है तो हम 2 बार %d लिखेंगे। मतलब वो यूजर से 2 बार नंबर लेने के लिए हम यहाँ पे %d 2 बार लिखे हैं। तो पहला कामा के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए मतलब ध्यान दीजिए जो यहाँ पे वेरिएबल बना, ये जो वेरिएबल बन रहा है सिस्टम में कैसे बनेगा? आपका एक ब्लॉक ए बन गया, आपका एक ब्लॉक बी बन गया, एक ब्लॉक आपका क्या बन जाएगा? सम। इस वाली लाइन से, इस लाइन से यही काम होगा। ए बी सी 3 ब्लॉक बन गया, मेमोरी में तीनों एड्रेस ले लेगा। मतलब अब यहाँ पे कोई वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। जैसे इनपुट वाली लाइन आई, यहाँ पे इसका एड्रेस आप ये मतलब इसका कुछ एड्रेस होता है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 1001, इसका एड्रेस है 2001, इसका एड्रेस है 3001। एड्रेस ऑफ ए मतलब अब जो इनपुट लेगा, स्कैनअप का मतलब है इनपुट लेना। जो इनपुट लेगा, पहला इनपुट कहां लेगा? एड्रेस ऑफ ए। इस ए के एड्रेस पे, ए का एड्रेस क्या है? 100। यहाँ पे जो भी नंबर आप इनपुट दोगे, जैसे ही यहाँ पे आप स्क्रीन पे, जो विंडो की स्क्रीन पे आपको पूछेगा इंटर टू नंबर, सपोज आप दिए 10 और दूसरा नंबर दिए आप 20, तो जो पहला नंबर दिए आप, पहला नंबर किसके पास जाएगा? एड्रेस ऑफ ए। मतलब पहला नंबर आ जाएगा यहाँ पे 10 और दूसरा नंबर किसके पास आ जाएगा? एड्रेस ऑफ बी। मतलब बी के पास आ जाएगा 20।
ये आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ये स्क्रीन पे काम करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका सिस्टम काम करेगा, ये आपको दिखेगा नहीं कैसे काम कर रहा है, ये हम बता रहे हैं कि कैसे काम करता है। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन, कोई भी फार्मूला वाली लाइन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब अब ए और बी के पास वैल्यू क्या है 10 और 20, तीन दोनों को ऐड प्लस लगा है मतलब दोनों को ऐड करेगा, कितना रिजल्ट हो जाएगा 30। जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ये सम को असाइन कर देगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर नहीं होता, सी लैंग्वेज में अगर वन टाइम्स इक्वल लगा है तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर काम क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू जो भी वैल्यू होगा उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देना। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेगा, कितना हो जाएगा 10 + 20 30 हो जाएगा। 30 असाइन किसको कर देगा, सम को, और सम के पास वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे 30। समझ में आया कैसे काम किया। अब हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए फिर से प्रिंट वाली लाइन आ गया। प्रिंट वाली लाइन आते हैं मतलब फिर से स्क्रीन पे आपका प्रिंट करेगा। प्रिंट स्क्रीन पे क्या करेगा, रिजल्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल टू %d। रिजल्ट इक्वल टू %d मतलब कि यहाँ पे लिख के आएगा आपका रिजल्ट इक्वल टू, अब %d यहाँ पे लिखा है मतलब %d फिर उसी से रिलेट करेगा। इंटीजर के केस में क्या होता है %d, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए सम किस टाइप का है, सम का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, तो यहाँ पे %d का मतलब क्या है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब दशमलव वाला नंबर नहीं होगा, कोई माइनस या प्लस में कोई नंबर होगा। तो यहाँ पे कितना 30, और 30 नंबर कहाँ से कॉल करेगा, यहाँ पे जो सम, ध्यान दीजिए कामा के बाद हमने सम लिखा है मतलब इस सम के पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस सम के पास कितना 30 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और जैसे ही प्रिंट करेगा आप कोई भी की प्रेस करेंगे आप इस विंडो से बाहर हो जाएंगे। प्रोग्राम कैसे रन करना है आपको, ये मैंने सिचुएशन तो समझा दिया आपको। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको आप किसी भी नाम से, सपोज इसको सेव कर सकते हैं प्रोग्राम में, इसको मैंने सपोज कर लिया sum डॉट नाम से सी कर लेंगे। इसके बाद इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद फिर इसको रन करेंगे। दो काम करना होता है आपको, एक बार कंपाइल करेंगे, जब कंपाइल करेंगे तो आपका देखेंगे कि इसी नाम से, ये तो आपका मेन प्रोग्राम हो गया जिसमें लिखा हुआ है, जैसे ही कंपाइल करेंगे एक आपका sum.exe फाइल भी बन जाएगा। exe फाइल जनरली एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। जैसे सी प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं, जिस नाम का प्रोग्राम है उसी नाम का एक exe फाइल भी बन जाता है। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे होंगे तो टीसी फोल्डर के अंदर जो बिन फोल्डर होगा वहां पे दोनों फाइलें बनी होगी कंपाइल करने के बाद, और अगर आप कोड ब्लॉक यूज कर रहे होंगे तो उसी डायरेक्टरी फोल्डर में आपका एफी फाइल वहां पे exe फाइल दिखेगी। इसके बाद जैसे हम रन करने जाते हैं, कंपाइल तो हो गया यहां तक, जैसे हम रन करने जाएंगे तो इसी फाइल को कॉल करती है, exe फाइल को कॉल करेगी और आपका इससे विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन करते ही सबसे पहले आपको इंटर टू नंबर मांगेगा, पहली प्रिंट आउटपुट लाइन। दूसरा, जैसे आप दो नंबर इंटर करके इंटर प्रेस कीबोर्ड से प्रेस करोगे, ये दो नंबर इस वाली लाइन से इनपुट ले लेगा मेमोरी में, इनपुट मेमोरी में लेगा तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा ए और बी के पास। इसके बाद तीसरी लाइन क्या कर रहा है, इनको सम कर रहा है, इन दोनों को सम करके सम के पास रख देगा, यहाँ पे सम वेरिएबल के पास, और फाइनली एक फिर से प्रिंट लाइन आ गया तो जो सम के पास वैल्यू था इसी को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह का सिचुएशन होता है सी प्रोग्राम का। फर्दर और डिटेल में और अच्छी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे और अब समझने की कोशिश करते हैं कि सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कौन कौन से स्टेप मुझे फॉलो करना पड़ेगा। उस स्टेप के साथ हम यहाँ पे जितने भी चीज बता रहे हैं इसको और भी डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप हमारे चैनल के न्यू विजिटर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।